पहला क्रश आपका किसके ऊपर? ओए तेरा। और पहली बार आपने आपने आई लव यू बोला रेखा मैम को या उन्होंने आपको? पहली बार जब आपने उनके हाथों का खाना खाया था, जी, तो वो कैसा था? वो स्वाद आपको अभी भी याद है? वो बहुत बुरा था, निहायत ही बुरा। रेखा मैम स्पेशली आपके लिए है। ये जानबूझ के मैंने इनको फंसाने के लिए पूछा था। चंदा मामा की कहानियों में उसके बाद मैं वो रोल भी नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जब मुझे कॉस्ट्यूम पहनाई तो वो मेरी जो बेल्ट थी वो मेरे यहाँ पर ऐसे ऐसे मुझुड़ रही थी। उन्होंने कहा यार ये तो सिपाही भी नहीं लगता। मैं ये कहूँगा कि आप काबिल बने तब बम्बई आए, यहाँ अगर फालतू के धक्के ना खाएं प्लीज। जो हमारा सेगमेंट है, इट्स पावर्ड बाय सात्विको, वेयर टेस्ट मीट्स कल्चर। हे गाइस, वेलकम टू स्टार स्टेशन विद राज। और आज हमारे साथ जो जनाब जो बंदे हाईजैक्ड हैं वो काफ़ी क्यूट हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आ जाए तो आपको गुलचिया देंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं रोहिताश गौर सर। हाय। हाउ यू सर? सर सॉरी, गुलचिया मत दीजिएगा, आज मैं लेट हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतने भी लेट नहीं हुए। अगर ज़्यादा लेट होते तो फिर गुलशियाने का कुछ और आनंद आता। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मैं लेट हो गया तो कहीं आप गुर्दे ना छील दें मेरे। हम आपके गुर्दों पे झूल जाते। मेरे गुर्दे काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन सर, थैंक यू सो मच स्टार स्टेशन के साथ इतना अच्छा सेगमेंट करने के लिए। ये जो हाईजैक सेगमेंट है, इसमें सबसे पहली शुरुआत यहीं से होगी, बिकॉज मुझे मौका मिला है कि मैं कई बार आपके घर पे आया। मैंने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिनमें आपके अलग अलग सॉन्ग हैं, अलग अलग चीज़ें। कभी आप शिवाजी महाराज बने, कभी कुछ बने। अभी मैं अब वेंसडे देख रहा था कुछ दिनों पहले मूवी, उनमें सर आता है। डरा हुआ आतंकवादी लग रहा था मैं। ये जो पूरी जर्नी है आपकी कैसे शुरू हुई? एक्टिंग का वो जो कीड़ा बोलते हैं ना, तो वो कीड़ा पहले से था या फिर वो बाद में आया? ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही बिलबिला रहा था अंदर। और मेरे पिताजी भी थिएटर से हैं, हम लोग शिमला में थिएटर किया करते थे, तो पापा के साथ जो है वो मैं छोटे छोटे नाटकों में रोल किया करता था। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि आपको एमेचर थिएटर नहीं करना चाहिए, कि तो इसको प्रोफेशनली अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्योंकि जिस तरह से भीमसेन जोशी और ये लोग रियाज करते हैं और तब आके स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको रियाज करना चाहिए। ये एक्टिंग में भी एक रियाज है। ये नहीं है कि आए मोहल्ले में कहा कि भैया तू तो बहुत अच्छा लगता है और तुरंत जो है यहाँ आ गए और धक्के खाकर फिर चले गए हाथ जोड़कर। तो उन्होंने मुझे कहा, फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया। बड़ी मुश्किल से मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं उस समय बहुत डिफ़िकल्ट होता था। सर रिजेक्ट भी हुए उस बीच में? नहीं, मेरी मेरी बड़ी अच्छी किस्मत रही। क्या था कि मैं पहले ही बार में निकल आया। पहली बार मैंने अप्लाई किया और मैं पहली बार ऑल ओवर इंडिया से 20 लड़के लड़कियों में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चुना गया। और ये किस्मत तो है ही, लेकिन जो मेहनत है ऑब्वियसली, क्योंकि जी हाँ, नहीं थिएटर की मेहनत तो थी जो बचपन से थी। उसके बाद कॉलेज लेवल पर भी चलता रहा। फिर हमने अपने प्राइवेट ग्रुप्स फॉर्म किए थे कालका में। आई एम फ्रॉम कालका, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा का बॉर्डर है एक तरह से। उसके बाद हिमाचल शुरू होता है। कालका वालों याद रखना, रोहितास सर वहीं से है। तो मतलब ये रियाज रहा एमेचर थिएटर का, जो धीरे धीरे प्रोफेशनल थिएटर में तब्दील हुआ। और उसके बाद फिर बम्बई का सफ़र। क्या बात। तो जब आप यहाँ पे आए होंगे, जैसा आपने बोला कि थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है और वो धक्के खाने वाली चीज़ भी है, तो शुरुआत में कुछ धक्के वक्के खाए और कैसे? सर थोड़ा नहीं बहुत। मैं 1989 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करते ही आ गया था। तो मैं जो था बहुत कमज़ोर था, मतलब दिखने में, मतलब कोई ये कहे कि ये तो 10वीं पास भी करके नहीं आया है, ये ऐसे ही आ गया यहाँ पर। और उस समय DD1 का ज़माना था और सैटेलाइट चैनल्स थे नहीं, धक्का मुक्की थी मतलब। और अचानक महाभारत, चाणक्य, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब शुरू हो गए थे। तो सारे स्मॉल टाउन के लड़के जो है खटाखट आने लगे थे कि भैया टेलीविज़न भी एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी काम पाया जा सकता है। और उसके बाद जो है देखा तो लाइन में लगे हुए गोविंद नामदेव, मैं और बड़े बड़े लोग, मतलब उस समय के आज जो बहुत बड़े स्टार हैं, संजय मिश्रा, विनीत भाई, हम सब लाइन में लगे हुए। वो भी कौन से मॉर्निंग ट्रांसमिशन के सीरियल के लिए, 13-13 एपिसोड के जो बनते थे। क्या बात है। हाँ, तो हमारी एंट्री भी सेम हुई। गुरुदत्त के भाई जो हैं वो बना रहे थे चंदा मामा की कहानियों पर 13 एपिसोड का सीरियल। तो जब हम गए तो नामदेव भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है सर, इसको भी देख लीजिएगा। तो मेरी तरफ देखा, कहता ये इसको क्या दूँ, ये क्या कर लेगा? राजा तो नहीं कर, राजा तो नामदेव कर रहे थे, हट्टे कट्टे दिखते थे। तू सिपाही बन जा बेटा, तेरे को सिपाही, तू सिपाही है। तो चंदा मामा की कहानियों में उसके बाद मैं वो रोल भी नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जब मुझे कॉस्ट्यूम पहनाई तो वो मेरी
जो बेल्ट थी वो मेरी यहाँ पर ऐसे ऐसे मुचुड़ रही थी। उन्होंने कहा यार ये तो सिपाही भी नहीं लगता। तो फिर मैं बॉम्बे रहा। बॉम्बे में मैं काफ़ी बीमार हो गया। हम सेंटा क्रूज शास्त्री नगर चौल में रहते थे, मैं, विनीत भाई और संजय मिश्रा। तीनों? जी। My God, मतलब उसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। और मतलब वो चीज़ मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, आप, विनीत सर और संजय सर जब इतने दिग्गज, इतने नामचीन और इतने सटल जो एक्टर्स हैं वो एक ही साथ जब रूम शेयर करते होंगे, कितनी मस्ती होती होगी, अरे कितनी बातें बाप रे, होती मस्ती ऐसी मस्ती थी कि अच्छा उसमें क्या था, एक कमरे में मकान मालिक भी रहता था हमारे साथ। तो उसको हमने इतना पटा रखा था क्योंकि हम किराया दे नहीं पाते थे महीने का। तो उसके हाथ में कभी जो उस समय हमारा 300 रुपये, 900 रुपये किराया था, तो 300 मैं देता था, 300 संजय मिश्रा, 300 विनीत भाई, तो इकट्ठे करते थे। कभी उसको बेचारे को 500 पकड़ा देते थे, कभी 400। और फिर शाम को उसको विनीत खाना बना के खिलाता था। लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ा था, मैं आपको बताऊँ। मैं यहाँ बहुत बीमार हो गया था बॉम्बे में, क्योंकि हमारे मकान मालिक ने एक दिन बहुत गुस्से में कह दिया कि तुम लोग जाओ यार, टेरिस पे सो जाओ जाके, बहुत हल्ला करते हो, यहाँ पर अभी बर्थडे पार्टी बनेगी। तो साइड वाले बच्चे की बर्थडे पार्टी हमारे रूम में मननी थी, तो टेरिस पे सुला दिया। अब सेंटा क्रूज में टेरिस पे सोने का मतलब ऊपर से ना प्लेन गुजरते हैं। हाँ हाँ, तेरी ऐसी इतना बुरा हाल हुआ, टंकी की सीपेज हो रही थी जो मेरी पीठ पकड़ ली उससे। और मैं इतना बीमार हुआ कि विनीत भाई बेचारे पकड़ पकड़ के मुझे चलाते थे। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार तुम यहाँ के लायक नहीं हो, यहाँ का ह्यूमिड वेदर है, ये आपकी हड्डियों को सूट नहीं कर रहा। तो मैं वापस चल गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा रियाज तो छोड़ना नहीं है, तो ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी। मतलब आपके पिताजी ने एक तरीके से हाँ, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। वो नहीं होते तो शायद मैं बॉम्बे में होता भी नहीं, मैं कहीं हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर लेता जाके। लेकिन सर, सपोज अगर आप एक्टर नहीं होते, हिमाचल प्रदेश में आपको नौकरी करनी पड़ती, तो क्या नौकरी करते? मैं या तो शायद सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में लगा होता, या लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में लगा होता। मतलब होता मैं कला के ही क्षेत्र में, लेकिन कला के क्षेत्र से जुड़े अफसर नहीं होते जो जिनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती, गाड़ियाँ भी मिलती है। उस लेवल पे तो मैं ज़रूर होता, चाहे कुछ भी कह लो। लेकिन वही होता कि सुबह गए शाम को आ गए, शादी जल्दी हो गई होती और मैं टिपिकल जो है वो बूढ़ा टाइप ऐसे ऐसे करके हो जाता, मरने का इंतजार करता फिर बस। नहीं, लेकिन ये शादी वाली बात पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि ये मैंने सुना है अब, और सुना नहीं, अब देखा भी है कि हर एक, स्पेशली टेलीविजन में, हर एक एक्टर के लिए एक कैरेक्टर बना होता है। हाँ, तो और जब वो मिल जाता है ना, हाँ, तब वो दुनिया ही बदल जाती है। यस। तो ये जो तिवारी जी का कैरेक्टर है वो सिर्फ आपके लिए बना था, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो ये वाह। कैसे आई चीज, और ऑब्वियसली मतलब कैसे शुरुआत हुई, नर्वस थे क्या? वो जो नहीं, बेसिकली क्या था, इससे पहले मैं लापतागंज सीरियल करता था। उससे पहले मैंने ढेरों सीरियल किए, मतलब DD1 के ज़माने से काम कर रहे हैं। जब नहीं थे हम, दिल्ली के कमीशन सीरियल करते थे, टेररिज्म के ऊपर करते थे, जितने भी कमीशन सीरियल होते थे। मैं, पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन, सब आज बड़े बड़े स्टार हैं, उनके साथ हम तीनों पड़े रहते थे हिमाचल में। तो उस ज़माने से मैं मतलब काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा चरित्र नहीं मिला जो कट करके क्लिक हो। अभी जैसे अपना जेठालाल जी जो हैं, वो मैंने और उन्होंने भी बहुत काम किया, इकट्ठे साथ में काम किया। लेकिन उनके लिए भी देखिए, उन्होंने कितनी सारी फिल्में की, लेकिन अचानक जेठालाल ने उनको कहाँ से कहाँ बिठा दिया। तो लापतागंज करता था, लापतागंज में मुकुंदी लाल करता था। तो मेरे मन में ये था कि मेरी शक्ल और ये ऐसी है कि मुझे ना ईमानदार आदमी के ही रोल मिलेंगे बॉस। जैसे होता ना कि एक अच्छा पति, अच्छा बाप, है ना, तो शक्ल में ही एक मतलब साली बेचारगी सी। तो तो मुझे ऐसा होने भी लगा था। तो फिर मैंने ये मान लिया था कि यार ऐसा करते हैं कि आलोकनाथ भी तो हवेली राम से हुए, तो कुछ इसी तरह के पिताजी टाइप बन जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। तो लेकिन अचानक जब मनोज संतोषी का फोन आया कि रोहित एक रोल है, तो तुम श्रीमान श्रीमती देखते थे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसमें वो उसकी पत्नी को पसंद करता है, उसकी पत्नी को पसंद, बड़ा हरामी रोल है। मैंने कहा सर ये मेरे पे सूट करेगा? बोलते साले तुम्हारे ऊपर ही सूट करेगा। वो जो आप बोले थे बेचारी सी शक्ल, लेकिन अंदर थोड़ी सी मस्ती, वो वाली। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा एक पोकर फेस चाहिए जो साला बिल्कुल ऐसा रहे और अंदर से माँ हरामी हो, तुम पे सूट करेगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैं नर्वस था, डेफिनेटली था, क्योंकि उसमें बड़े काइया टाइप के एक्सप्रेशंस देने थे, और आंखों में एक मतलब जिसको कहते हैं एक वहशीपन। ये करत अभ्यास से हुआ है, इसमें शशांक बाली का बहुत बड़ा योगदान है।
तो मतलब करते हुए हमेशा कहा करते हैं, रोहित लापतागंज नहीं, ये तिवारी लाओ, तिवारी चालाकी हरामी बनती, ये वो ऐसे कर करके उन्होंने जो ना पूरा अंदर के कीड़े जो बिल बिला रहे थे सारे चेहरे पर ले आए मेरे। जो आपकी वाइफ है रेखा मैम, हाँ बहुत क्यूट हैं, मतलब इतने उनसे जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि आप ये जो शायद आपकी कहीं बहन भाभी, मतलब आप जानते हैं उन्हें पहले से ही। जो रेखा मैम है हाँ। उनसे आपका कैसे मिलना? बड़ा बड़ा विचित्र मेल था एक्चुअली। इप्टा बॉम्बे जो संस्था है उसके साथ हम एक प्ले कर रहे थे, बड़े ना खेले छोटे खेल, ये प्ले का नाम था, और इसे विनीत भाई डायरेक्ट कर रहे थे। तो हमारे बैच में सबकी शादी हो चुकी, सिर्फ मैं ही मतलब बचा हुआ था। तो मैंने विनीत भाई से कहा, विनीत भाई ने मेरे से कहा कि यार अब कर ले बे, बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, अभी कर ले। मैं कहा पालेंगे कैसे, ऐसे थोड़ी है। बोल रहे ठहरो ठहरो 1 मिनट रुको, जरा उनको बुलाओ यार, वो जो कॉस्ट्यूम कर रही हैं बैक स्टेज में आई है ना, वो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो काम करती हैं। अच्छा वो आ गई तो बोलते इससे कर ले बे। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे, ये है, अरे नौकरी करती है बे, ये तू नहीं पाल पाया तो ये पाल लेगी। ये मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या, वो मौका क्या होगा और किस तरीके से वो याद करने की कोशिश कर रहा है। यस, और देखिए ये क्या इत्तेफाक होता है, कहते हैं जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, ये एक बड़ा कटु सत्य है। मतलब उसके बाद से धीरे धीरे हमारा मिलना शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसके दौरान ही मेरे पिताजी ने एक और लड़की मेरे लिए देख ली। तो ये थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इसी से नहीं, मैंने कहा कि शादी में देखो मैं पिताजी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। सर आप वाकई में बहुत इतने यहाँ मेरे अंदर का मुकुंदी लाल जाग गया, लापतागंज वाला। तो मैं जो हूँ उस लड़की को भी देखने गया वहाँ, सोलन में थी वो। और फिर मैंने दोबारा रेखा को फोन किया तो रेखा नाराज बुरी तरह से, अच्छा बेटा अब आ रहे हो अच्छा, जब वो नहीं तो अब हम। बहुत अच्छे, और बड़ा मनाने में बड़ा टाइम लगा। मैंने कहा नहीं सॉरी, वेरी सॉरी, देखो इतने समय से पिताजी भी बेचारे देख रहे थे, मैं उनका भी कहानी टाल सकता था, तो उनको इमोशनल करने की फालतू में कोशिश करी मैंने। लेकिन धीरे धीरे वही, और इत्तेफाक से फरवरी में ही मेरे पिताजी, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती शिमला कालका में, तो यहाँ आ जाते थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे 15-20 दिन में हमारी एंगेजमेंट खाट 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 करके हो गई। उसी लड़की से, देख लो, जिसको विनीत भाई ने बुलाया, तो जरा बुलाइए। ये थोड़ा सा फन मस्ती वाला है, तो Yes. मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप इसको ले। गुलसिया मत दीजिएगा आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, पहला क्रश आपका किसके ऊपर? ओए तेरा पहला क्रश मेरा जो था वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नवनीत निशान पे था। गॉड। तारा तारा है ना, हाँ तो जी। और पहली बार आपने आपने आई लव यू बोला रेखा मैम को या उन्होंने आपको? आई लव यू हमने किसी को नहीं बोला, ना उसने मुझे बोला ना मैंने उसे बोला, लेकिन ये इत्तेफाकन पता नहीं वातावरण में कुछ ऐसा था जो कि लगा कि नहीं हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। क्या बात है। हाँ। पहली बार जब आपने उनके हाथों का खाना खाया था जी, तो वो कैसा था, वो स्वाद आपको अभी भी याद है? वो बहुत बुरा था, निहायत ही बुरा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैं फंस गया, क्योंकि उसको आता ही कुछ नहीं था, वो अपने नौकरी पेशा रही हमेशा से, बल्कि उससे एक अच्छा खाना मैंने बना के खिलाया तो उन्हें। आपने खिलाया है? जी बिल्कुल, मैंने बकायदा तुअर की दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी, ये सब मैंने बना के उनको खिलाया, और वो उंगलियां चाटती रह गई। लेकिन उनके हाथ का खाना प्लीज याद मत दिलाइए। रेखा मैम स्पेशली आपके लिए है, ये जानबूझ के मैंने इनको फंसाने के लिए पूछा था। तो प्लीज ये इंटरव्यू देखिएगा और जब ये घर आए तो ही इज ऑल योर्स ऑब्वियसली। तो आप ही के ऊपर। सर अब कुछ खाने पीने की बात पे आते हैं, बिकॉज जो हमारा सेगमेंट है इट्स पावर्ड बाय सात्विको वेयर टेस्ट मीट्स कल्चर। आपको पर्सनली खाने पीने में कौन कौन सी चीजें पसंद? मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है जी। मुझे चिकन बहुत पसंद है, मुझे मटन भी बहुत पसंद है, अगर बहुत अच्छा बना हुआ हो। तो चिकन आइटम ज़्यादा पसंद है। और ये रही नॉनवेज की बात, वेज में आपको क्या पसंद? अगर वेज सपोज आपको नॉनवेज खाना ही नहीं मिले कहीं पे, क्योंकि आपकी कमजोरी है आपने बोला, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस, वेज में अगर आपको मिले तो? वेज में देखिए, वेज में ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल दाल चावल, उसमें देसी घी का तड़का, अचार, और एक सब्जी, चाहे वो भिंडी की हो या आलू गोभी की हो, ये वेज में बहुत पसंद है, सिंपल फूड, और दही का रायता। दही का रायता? सर आप इतनी टेस्टी चीजें बोल रहे हैं और आपके हाथों में जादू भी, आप हमको कब बना के खिलाने खिलाने वाले हैं? जी आप जब कहें।
जी नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम फूड सेगमेंट लेके आएंगे जो सबसे पहले आप ही के साथ शुरू होगा, जी। दैट इज़ फॉर श्योर। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे सर हम। जी। लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि पूत के पैर पाले में दिखने लग जाते हैं, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हु नोज़ आफ्टर सम टाइम जो आपकी जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर वो मैंने वो कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी हाँ, वो है। कीड़ा है और उनके जब अंदर। वो बहुत ऊपर हो जाएंगे तो ये इंटरव्यू याद रहेगा। हाय! एग्जैक्टली क्या बात है। तो हाँ। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है वो कौन से क्षेत्र में जाने वाले हैं? देखिए, अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि वो भी इस फ़ील्ड में ही आना चाह रही है। कुछ जैसे बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं ये लोग। पढ़ाई के नाम पर थोड़े से मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी उनका। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद इस फ़ील्ड में आना चाहती है। और आपको इससे कोई एतराज़ कुछ नहीं? नहीं, मैं देखिए अभी अभी मुझे थोड़ा-सा ऐतराज़ है। मैं चाहूँगा कि वो पढ़ाई करें। क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि यार इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये पूरा बहुत बहुत ये पूरा फ़ील्ड स्टडी का है, ये भी एक पढ़ाई है पूरी की पूरी। तो पढ़ाई करें पहले, उसके बाद फिर वो जो करना चाहें करें। Awesome. जी। लेकिन साहब एक चीज़ आप क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको एक्टिंग ऑब्वियसली एक्टिंग का कीड़ा सब में है। जी। मेरे पिताजी भी बोलते हैं 99% इंडियंस हाँ, एक्टर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं कि मुंबई आकर वो स्ट्रगल कर सकें या और उसमें से कम ही होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाते हैं। जी। जो आ रहे हैं उनको आपकी तरफ से कोई सलाह, टिप, कुछ ऐसी चीज़ देना चाहें जो स्ट्रगल के टाइम उन वो सोचकर याद रहे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप काबिल बनें पहले। काबिलियत है तो फिर काम के पीछे भागना नहीं पड़ता, मुझे लगता है। काबिल है तो आपके पीछे सक्सेस खुद आती है। अभी राजकुमार हिरानी का भी एक इंटरव्यू आपने देखा होगा स्टार प्लस पे, उन्होंने भी हमें यही कहा कि आप काबिल बनिए, काम आपके पीछे आएगा, काम के पीछे नहीं भागिएगा। आपको खुद ब खुद प्रकृति आपकी हेल्प करती है, प्रकृति खुद ब खुद आपके लिए कुछ करेगी। आजकल के लड़के काबिल नहीं हैं, बहुत सारे हैं। अभी क्या होता है देखिए, एक्टिंग एक ऐसा टैलेंट है जिसमें आपने डांस भी सीख लिया, सब सीख लिया टेक्निकली, लेकिन एक्टिंग एक बहुत जनजात अंदर का कीड़ा होता है, जो शायद प्रकृति की देन भी ज़्यादा होता है। तो वो आप मुझे नहीं लगता आप सीख पाते हैं। हाँ, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग वगैरह। जैसे सुर का ज्ञान, आप बेसुरे को सुर में नहीं ला सकते। वो बेसुरा ही रहेगा, वो बेताला ही रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप काबिल बने तब बम्बई आएँ, यहाँ आकर फालतू के धक्के ना खाएँ प्लीज़। आपने एमबीए किया हुआ है, ये किया हुआ है, फिर आप कह रहे हैं मुझे एक्टर ना होए, फिर आप अनाधिकार प्रवेश ना करें। जैसे मैंने टफ से टफ कैरेक्टर्स किए, अगर आपने हमारा एक एक और सीरियल था सिफारशी लाल, उसमें मेरा एक ऐसे बूढ़े का रोल था जो हमेशा बेचारे का दमे का मरीज था। वो बात करता करता अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाया जिंदगी भर, उसको खांसी आ जाती है। तो उसको हमने पूरा डिजाइन किया था उस कैरेक्टर को। तो वो तभी होता है जब आपके साथ एक एक्सपीरियंस चलता है। और इतनी अच्छी हमसे बातें करने के लिए सात्विकों की तरफ से एक मंचीज़ हाँ। प्लीज़ इन्हें खाइए। दिस इज़ मखाना, बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ पान रेज़िंग। अच्छा। आपको बहुत टेस्टी लगेंगी। ओके। स्पेशली मैंने उनको बोला अगर आप नहीं दोगे इंटरव्यू नहीं करने वाला, तो मैं इसलिए मैं लेके आया हूँ। अच्छा। तो हमारी तरफ से आपको एक छोटी-सी भेंट और थैंक यू सो मच। और गाइज़ प्लीज़ देखते रहिए भाभी जी घर पे हैं, एंड टीवी पर 10:30 मंडे टू फ्राइडे।